एक बार एक मुसाफिर ने किसी से पूछा कि भाई ये सड़क कहाँ जाती है। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि मेरे भाई ये सड़क कहीं नहीं जाती है, ये रास्ता जाता है। लेकिन मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ से सड़क भी कहीं जाती है और ये रास्ता भी कहीं जाता है। ये रास्ता जाता है कामयाबी की तरफ, ये रास्ता जाता है एक मंजिल की तरफ, जिस मंजिल की तलाश में पूरा दिल्ली एनसीआर है, और वो मंजिल है बेस्ट इन्वेस्टमेंट की मंजिल। अभी मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं ये लोकेशन है ग्रेटर फरीदाबाद का सेक्टर 81, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे। और मैं जिस सड़क पर खड़ा हुआ हूं ये है दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे। अगर मेरे आप लेफ्ट साइड की बात करें तो इस तरफ है दिल्ली, और अगर आप मेरे राइट साइड की बात करें ये सड़क जाती है मुंबई। और ये वो लोकेशन है जो लोकेशन आपके सभी सपनों को करेगी पूरा। क्या खास है इस लोकेशन में और क्या कुछ इसके अंदर होने वाला है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्यों मैंने कहा कि ये सड़क भी कहीं जाती है, क्यों मैंने कहा ये रास्ता भी कहीं जाता है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार, मैं वैभव शर्मा प्रॉपर्टी मास्टर की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और आपने हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम जो बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो YouTube चैनल है, जो हमारी फर्म है, ये रियल एस्टेट से रिलेटेड फर्म है, तो बात भी हम रियल एस्टेट की करेंगे। रियल एस्टेट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, किसी ने कहा है कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ, तो सामने से जवाब आया अर्थ। जी हाँ, जमीन पर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमीन ही एक बेहतरीन विकल्प है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में, एक फॉर्मूला और लागू होता है। डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट देन वेट। यानी कि आपको खरीदते समय देर नहीं करनी है, लेकिन हाँ, खरीदने के बाद आपको इंतजार जरूर करना है, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी आने वाले टाइम के अंदर आपको एप्रिसिएशन जरूर देती है। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं ये लोकेशन कब शुरू हुई, तब क्या रेट था, आज क्या रेट है, और भविष्य में इस लोकेशन का क्या रेट होगा और क्यों रेट होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां इन्वेस्टमेंट करनी है और किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बहुत जरूरी है, और उन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको उस लोकेशन की डेवलपमेंट, उस लोकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस लोकेशन में भविष्य में होने वाली जो जो तब्दीलियां हैं जिनके बारे में हम आपको बता सकते हैं, ये सब कुछ आपको टाइम टू टाइम पता हो, तभी आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया कि ये सड़क भी कहीं जाती है और ये रास्ता भी कहीं जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जमीन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमीन ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि जमीन ही आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाती है। और अब तक बहुत लोगों को इस जमीन ने फायदा दिया है, वो लोग फर्श से अर्श तक गए हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट ने हमेशा, जब जब उन्होंने सही जगह पर, सही समय पर और सही चीज में इन्वेस्टमेंट करी है, उनको बेहतरीन रिटर्न मिले हैं। तो अब मैं आपको इस लोकेशन से लेकर चलता हूं दूसरी जगह पर, जहां पर कि मैं आपको डिजिटली पूरी इस लोकेशन के बारे में समझाऊंगा कि यहां से कौन कौन सी कनेक्टिविटी आपको कहां कहां मिलेगी और उस कनेक्टिविटी का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, कौन सी लोकेशन पर, किस प्रोजेक्ट में और किस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे कि ऑफिस स्पेस होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, एससीओज होते हैं। रेजिडेंशियल की बात करें तो उसके अंदर विलाज होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, हाईरेज अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डर फ्लोर्स होते हैं।
ऐसी कौन सी चीज है इस ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर जो लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और जिस प्रॉपर्टी के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर आप एप्रिसिएशन कमाएंगे। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूं ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 में। अगर हम ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो ये ग्रेटर फरीदाबाद का सेंटर पॉइंट है। आप इसी लोकेशन से किसी भी लोकेशन पर कम्यूट कर सकते हैं और हर जगह पर आपको बेहतरीन मिलेगी कनेक्टिविटी, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव को गुड़गांव बनाने के लिए उसकी कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। एयरपोर्ट, जी हाँ, गुड़गांव के एयरपोर्ट ने गुड़गांव को गुड़गांव बनाने में, यानी कि मैं अब ये कहूं कि गुड़गांव को गुरुग्राम बनाने में एयरपोर्ट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वही भूमिका अब फरीदाबाद में भी निभाने वाला है एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट फरीदाबाद के लिए, यानी कि ग्रेटर फरीदाबाद के लिए आने वाले समय पर एक मिसाल कायम करेगा। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ और मैं आपको लेकर चलता हूं अब दूसरी लोकेशन पर, और जहां से फिर मैं आपको डिजिटली और ड्रोन के थ्रू इस पूरी लोकेशन को समझाने में आपकी मदद करूंगा। तो फाइनली अब मैं आपको लेकर आ गया हूं इस एंटायर लोकेशन को समझाने के लिए डिजिटल मैप के थ्रू। जैसे मैंने आपको भी वीडियो में बताया था कि ये रास्ते भी कहीं जाते हैं और ये सड़कें भी कहीं जाती हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस डिजिटल मैप के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उस लोकेशन पर लेकर चलता हूं जिस लोकेशन पर हम अभी वीडियो शूट कर रहे थे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर। वो लोकेशन थी ये है बीपीटीपी ब्रिज, सेक्टर 81। ये लोकेशन है इस एंटायर लोकेशन का, जिसको हम ग्रेटर फरीदाबाद बोल रहे हैं, इसका सेंटर पॉइंट। और इसका सेंटर पॉइंट हमने क्यों लिया है ये भी मैं आपको भी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि जिस तरीके से आप ये लोकेशन देख रहे हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आप मैप के अंदर देख रहे हैं ये इस टाइम पर, मैं आपको इसमें डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2021 और 2031 के मास्टर प्लान कि जिस समय 2021 का मास्टर प्लान आया था उस समय पर ग्रेटर फरीदाबाद कैसा होता था और 2031 का मास्टर प्लान आने पर ग्रेटर फरीदाबाद कैसा हो गया और आगे चलकर ये ग्रेटर फरीदाबाद कैसा होने वाला है। यानी कि फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद से ग्रेटेस्ट फरीदाबाद होने तक की पूरी स्टोरी आपको मैं बताऊंगा। तो अगर मैं 2021 के मास्टर प्लान की बात करूं तो 2021 का मास्टर प्लान तकरीबन इस तरीके से था और इसके अंदर जो मेजर डेवलपमेंट हो रही थी सेक्टर्स की, जिनके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी, वो पार्ट था ये वाला। इसके अंदर सेक्टर 75 जो आप यहाँ देख रहे हैं और ये है सेक्टर 89, यानी कि 15 सेक्टर्स के ऊपर मेजर डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर की कंप्लीट कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्लॉट्स, बिल्डर फ्लोर्स, हाई राइज अपार्टमेंट, ये सब कुछ था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसके अंदर 2031 का मास्टर प्लान लेकर आई और 2031 के मास्टर प्लान के अंदर इन 15 सेक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो तकरीबन ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये लोकेशन 2031 के मास्टर प्लान के अंदर आ गई। तो आप खुद देखिए, जब शुरुआत हुई थी ग्रेटर फरीदाबाद की तब सिर्फ ये पॉकेट थी जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रही थी, और जब 2031 का मास्टर प्लान आया तो उसके साथ में ये मल्टीपल सेक्टर हो गए। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैं इस लोकेशन को क्यों कह रहा हूं कि ये एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये लोकेशन ही इन दोनों 2021 और 2031 के मास्टर प्लान को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मथुरा रोड चल रही है और ये मथुरा रोड जो है, ये जो पुराना सेक्टर है फरीदाबाद है, चाहे हम NIT की बात करें, चाहे हम सेक्टर्स की बात करें, उन सब का यहीं पर ही सेंटर पॉइंट पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कि एस्कॉर्ट्स का जो एरिया आ जाता है वो लगभग ये सेंटर पॉइंट पड़ता है। और इस सेंटर पॉइंट से जब हम ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहला सेक्टर जो पड़ता है वो सेक्टर 81 पड़ता है। इसीलिए हमने सेक्टर 81 को सेंटर पॉइंट लिया। लेकिन बात यहाँ पर और आगे बढ़ती है। बात ये बढ़ती है कि क्या भविष्य में भी सेक्टर 81 ही सेंटर पॉइंट रहेगा? नहीं, भविष्य में एक और नया सेंटर पॉइंट आएगा। क्योंकि आप किसी भी लोकेशन की बात करें, किसी भी शहर की बात करें, उस शहर का हर 10 से 15 साल के अंदर एक नया सेंटर पॉइंट आता है। चाहे हम गुड़गांव की बात करें, चाहे हम नोएडा की बात करें और चाहे फरीदाबाद की बात करें। अगर आज फरीदाबाद के अंदर, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर सेंटर पॉइंट सेक्टर 81 है तो भविष्य में एक और नया सेंटर पॉइंट बनेगा। वो सेंटर पॉइंट कौन सा होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हम इसको रेस करते हैं इस पॉइंट को, और फिर मैं आपको बाकी की जो और लोकेशंस हैं उनके बारे में भी आपको सारा कुछ बताता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक ये मैप सही से समझ आ गया होगा। और अब हम रोड्स की कनेक्टिविटी,
जो नई सड़कें हैं, जो नए रास्ते हैं, उन सब की आपको मैं पूरी कंप्लीट कनेक्टिविटी इस मैप के थ्रू आगे दिखाता चलूँ। तो अब हम बात करेंगे रास्तों की और सड़कों की, जो इस फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद बनाएंगे। देखिए, ये है सराय काले खां और ये है सेक्टर 81। सबसे पहले हम इस लोकेशन के बारे में समझते हैं कि ये कनेक्टिविटी क्या है और यहाँ से कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लगता है। देखिए, अगर अभी हम लोग बात करें सराय काले खां से और इधर से मथुरा रोड से आते हुए और सेक्टर 81 आने के लिए, तो आज की डेट में जो हमें यहाँ पर टाइम लगता है वो लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम तो बेयर मिनिमम है। उससे ज़्यादा भी लग जाए अगर जाम लग जाए तो, लेकिन 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम बेयर मिनिमम है जो हमें आज की डेट में ट्रैवल टाइम फेस करना पड़ता है। लेकिन खास बात ये है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जो कि सराय काले खां से शुरू होता है, जिसके अंदर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं महारानी बाग, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, और ये इस तरीके से यहाँ से होता हुआ कालिंदी कुंज होता हुआ, और ये यहाँ से सीधा फरीदाबाद के अंदर एंटर होता हुआ जो सबसे पहला मेजर पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है इसका बीपीटीपी ब्रिज। अब मैं आपसे इसके बारे में महारानी बाग की भी बात करूंगा, बीपीटीपी ब्रिज की भी बात करूंगा और कालिंदी कुंज की भी बात करूंगा। लेकिन क्योंकि अगर हम इन लोकेशंस के बारे में बात ना करें तो फिर हमारा इस मैप को समझा पाना और मैप का जो हमारा मोटिव है इसको समझाने का, वो मोटिव ही हमारा नहीं रहता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज की डेट में अगर हम सराय काले खां से और सेक्टर 81 आते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, उस वाले रास्ते से हमें तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा लगता है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको हार्डली 17 से 18 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप खुद सोचिए कि आपका लगभग 1.25 घंटे का टाइम आपका सेव होता है। दुनिया में किसी भी लोकेशन में रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट उसी लोकेशन पर बूम करती है जहां पर की कनेक्टिविटी इजी होती है। और इस लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस लोकेशन की सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी जो है वो यही है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम गुड़गांव की भी बात करें तो गुड़गांव से गुरुग्राम कैसे बना, उसके पीछे भी कनेक्टिविटी बहुत मेजर रोल अदा करती है। क्योंकि एयरपोर्ट दिल्ली में था, बीच में गुड़गांव था, इस तरफ मुंबई था। सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पर है, जहाँ पर सराय काले खां है, यहाँ पर फरीदाबाद है और इधर मुंबई है। लेकिन मुंबई और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ अभी तक एक ही रास्ता था जो कि गुड़गांव से होकर जाता था। जब वो कनेक्टिविटी स्मूथ हो गई तो गुरुग्राम बना, क्योंकि मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर आपको सबसे बड़े पोर्ट मिलते हैं, और दिल्ली नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वो सेंटर जहाँ से कि सारी ट्रांसपोर्टेशन होती थी। अब उस ट्रांसपोर्टेशन को कनेक्ट करने के लिए उस हाईवे ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आप यकीन मानिए भविष्य में ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है ये भी वही रोल अदा करेगा। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर हम इस लोकेशन की बात करें और इधर से हम महारानी बाग की बात करें, तो जिस समय पर ये ग्रेटर फरीदाबाद शुरू हुआ था, जिसके अंदर 2021 का मास्टर प्लान आया था, उस समय लगभग 2007 के आसपास की बात है। तब यहाँ पर रेट्स जो हुआ करते थे वो रेट्स होते थे तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के। लेकिन आज हम खड़े हुए हैं 2024 में और आज यहाँ पर जो रेट्स हैं तकरीबन 18-19 साल का टाइम बीत गया है, आज यहाँ पर 1.5 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। और ये 1.5 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट को आप 2007 या 2008 से कंपेयर मत करिए, इसको कंपेयर करिए सिर्फ पिछले 5 साल से। यानी कि ये जो रेट्स आए हैं ये सिर्फ पिछले 5 साल में ये रेट आए हैं। और आज अगर हम महारानी बाग की बात करें तो महारानी बाग के अंदर आज की डेट में 10 से 11 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। सिर्फ क्यों? क्योंकि महारानी बाग एक सेंटर पॉइंट है। वहां से आपको कहीं पर भी कनेक्ट करना है, चाहे आपको नोएडा कनेक्ट करना है, चाहे आपको गुड़गांव कनेक्ट करना है, इवन की अगर आपको प्लॉट प्लेस कनेक्ट करना है अपने आप को, तो महारानी बाग एक वो प्राइम लोकेशन है। यानी कि सेंटर पॉइंट की हमेशा एक खासियत रहती है किसी भी शहर के अंदर, वो उस शहर को बनाने में अपना एक अहम रोल अदा करता है। वो आप किसी भी शहर को उठाकर देख लीजिए और उस शहर के सेंटर पॉइंट को उठाकर देखिए, उस सेंटर पॉइंट पर हमेशा रेट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि आज सेक्टर 81 के अंदर प्राइम रेट्स है, सबसे ज़्यादा रेट है। अब बात करेंगे कि भविष्य में ऐसा कौन सा सेंटर पॉइंट होने वाला है ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर, जिस सेंटर पॉइंट में आने वाले टाइम के अंदर आपको फिर से रेट्स में एप्रिसिएशन मिलेगी। उससे पहले मैं आपको कुछ और कनेक्टिविटीज के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सराय काले खां से लेकर और सेक्टर 81 के लिए मुंबई कॉरिडोर जो है
ये कितना अहम रोल अदा करेगा, यानी कि आपका टाइम ट्रेवल जो बच गया वो आपके लिए एक बहुत बड़ी यूएसपी रहेगी। इसके अलावा और भी ऐसी कनेक्टिविटीज हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अलग अलग कलर्स में है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि हम ये समझ लें कि ऐसा ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर क्या होने वाला है। क्या सिर्फ मुंबई कॉरिडोर ऐसी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर रेट बढ़ेंगे? जी नहीं, सिर्फ मुंबई कॉरिडोर ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से रेट बढ़ेंगे। वजह इसके अलावा एक और भी है, वो सबसे बड़ी वजह है। तो वो सबसे बड़ी वजह है जेवर एयरपोर्ट। वैसे गुड़गांव से गुरुग्राम बनने में एयरपोर्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, वैसे ही फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद से ग्रेटेस्ट फरीदाबाद बनने में इस जेवर एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अब मैं आपको नक्शों के थ्रू समझाता हूं कि ये जेवर एयरपोर्ट क्यों बहुत बड़ी यूएसपी रहने वाला है ग्रेटर फरीदाबाद के लिए, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी सराय काले खां महारानी बाग से होते हुए फरीदाबाद, जिसके अंदर सेंटर पॉइंट था 81 सेक्टर। इसके साथ में ये कालिंदी कुंज अपने आप में एक बहुत मेजर रोल अदा करेगा, क्योंकि कालिंदी कुंज से ही आपको मेजर कनेक्टिविटी मिलेगी। सबसे पहली कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिलेगी जब आप इधर से चलते हैं तो ग्रेटर नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेस वे कालिंदी कुंज से जब आप आ रहे हैं, और आप यहाँ से फरीदाबाद के अंदर भी एंटर कर सकते हैं और फरीदाबाद से आप ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अपने आप को यहाँ पर रोकते हैं। यहाँ पर मेजर पॉइंट क्या है कि जब आप कालिंदी कुंज से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से आते हैं तो आप पहुंचते हैं सेक्टर 168। अब इस सेक्टर 168 को फरीदाबाद पर कहां पर कनेक्ट किया जाएगा? ये है एफएनजी, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेस वे, जिसकी शुरुआत होती है तकरीबन इस सेक्टर से। ये है सेक्टर 89। जी हाँ, सेक्टर 89। ये सेक्टर 89 वही है जिसको आप अमृता हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे। एफएनजी पे काम रात दिन चल रहा है। बहुत जल्दी आपको सेक्टर 89 से सेक्टर 168 की प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी कि अगर आप कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ से या वेस्ट यूपी की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, तो उस समय पर आप कालिंदी कुंज को हिट करते हैं जब आप नोएडा में एंटर करते हैं, और कालिंदी कुंज से सीधा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे होते हुए एफएनजी होते हुए आप सीधा सेक्टर 89 होते हुए ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर एंटर करेंगे। तो ये सबसे मेजर कनेक्टिविटी है जो कि आपका डेली ट्रैवल टाइम आपका सेव करती है, आपको इजीली कम्यूट करवाती है ग्रेटर फरीदाबाद के लिए। अब हम इसके साथ साथ कुछ और भी कनेक्टिविटीज की बात करेंगे कि इसको हम जेवर एयरपोर्ट को हम लोग क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्यों यूएसपी कह रहे हैं। इसकी मैं आपको और भी सारी कनेक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि अभी हमने एफएनजी को समझा और इसके बाद में हम आगे की और लोकेशंस को समझेंगे, और साथ के साथ फिर भी हम इस लोकेशन को हम लोग सेंटर पॉइंट क्यों ले रहे हैं और नया सेंटर पॉइंट कौन सा होने वाला है वहां पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। तो अभी हम इस सेक्टर 81 को अगर सेंटर पॉइंट मान लें और मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम कर दिखाऊं इसको कि ये किस तरीके से सेंटर पॉइंट है और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो अगर हम इस लोकेशन पर खड़े हुए हैं सेक्टर 81 पे, यहाँ पर इस जगह पर खड़े हुए हैं, तो जब ये अंदर की तरफ हम एंटर करते हैं, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले सेक्टर पड़ता है सेक्टर 80 और यहाँ पर पड़ता है सेक्टर 81। ये दो सेक्टर्स हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये जो आप ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं, ये वाला, ये है सेक्टर 79। मैंने इस पर सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि सेक्टर 79 ही एक ऐसा सेक्टर है जितने भी मास्टर प्लान हैं अभी तक 2021 और 2031 के, जिसके अंदर अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर सेक्टर 79 ही एक लौता सेक्टर ऐसा है जो कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर है। और इस सेक्टर की पहचान जो आज के समय में है वो है ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, जिसको देश दुनिया में आज की डेट में जाना जा रहा है, जहाँ पर आए दिन आपको शूटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, बेहतरीन ऑफिस स्पेस है, यहाँ पर एससीओज हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, एक से बढ़कर एक ब्रांड यहाँ पर है और यहाँ का फुटफॉल देखने लायक है। नॉर्मली यहाँ पर फंक्शंस होते रहते हैं और यहाँ पर बहुत हैपनिंग लोकेशन है ये और बहुत प्राइम लोकेशन है। अब जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ से आगे चलने पर ये आ जाता है सेक्टर 83 और ये आ जाता है सेक्टर
78। अगर हम सेक्टर 83 की बात करें तो सेक्टर 83 वही है जहां पर गॉडरेज जैसा डेवलपर है। फरीदाबाद के अंदर इतने बड़े डेवलपर का होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद अब जो बड़े डेवलपर्स हैं उनकी नज़र में आ चुका है। और अगर मैं 2031 के मास्टर प्लान की बात करूं, यानी कि इस लोकेशन की बात करूं, तो आप यकीन मानिए एक से बड़ा एक जो मेजर डेवलपर है वो यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। या तो उन्होंने यहाँ पर अपनी लैंड परचेज कर ली है, अपने लाइसेंस अप्लाई कर दिए हैं, नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, या भविष्य में वो अपने नए प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। तो आप अपने उंगलियों पर कोई भी 10 बड़े बिल्डर काउंट कर लीजिए, यकीन मानिए वो 10 के 10 डेवलपर्स आपको आने वाले टाइम के अंदर फरीदाबाद के अंदर नहीं, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर, सॉरी ग्रेटेस्ट फरीदाबाद के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको ये सारा कुछ फिर से समझने में आसानी रहे कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सेंटर पॉइंट है ये किस तरफ चल रहा है। तो ये यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पर पहुंचकर ये टी पॉइंट है। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं इसी रोड के ऊपर, तो इस वाली रोड के ऊपर भी अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी आपको सेक्टर 81 से, और यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाएं, ये है केएमपी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे एक्सप्रेसवे, जिसको कि हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। सीधा ये यहाँ पर कनेक्ट होता है। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं इस समय पर, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जिस पर सर्कल बना रहा हूँ, ये है मंझावली ब्रिज। कहाँ से कितना डिस्टेंस आपको पड़ेगा वो भी मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो मंझावली ब्रिज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मंझावली ब्रिज की आप आखिरकार क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से मंझावली ब्रिज को आपके सामने रिड्यूस कर रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंझावली ब्रिज 2 शहरों का संगम है। इसको आप राम सेतु भी कह सकते हैं। राम सेतु इसलिए कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने के लिए, और एक शहर से दूसरे शहर में आने के लिए ये मंझावली ब्रिज हमेशा एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। मंझावली ब्रिज तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी आपको इसकी कनेक्टिविटी सीधी केएमपी से दिखाई दे जाएगी। और जब तक इसकी कनेक्टिविटी होगी तब तक ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट, ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि इस पॉइंट से जब आपको केएमपी पर बिना रुके बिल्कुल सीधी, जिसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं मिलेगा, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब एक साथ आप क्रॉस करेंगे, तो आप सोचिए कि यहाँ पर कितनी बढ़िया डेवलपमेंट होगी और क्या रेट्स होंगे। अब बात करते हैं हम उस सेंटर पॉइंट की, जिस सेंटर पॉइंट के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि भविष्य में वो कौन सा नया सेंटर पॉइंट होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। उससे पहले मैं आपको अदर कनेक्टिविटीज बताता हूँ। मैं अभी आपको कनेक्ट करता हूँ इस सभी रोड्स के साथ में, जेवर एयरपोर्ट के साथ में, जेवर एयरपोर्ट। अब हम इसकी कनेक्टिविटी की थोड़ी सी बात करते हैं कि जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ग्रेटर फरीदाबाद की कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जिनके बारे में हमें समझना चाहिए कि हम जेवर एयरपोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, सबसे पहले तो आप इस वाली लोकेशन को समझ गए, एफएनजी को, जहां पर कि आपको सेक्टर 89 से और नोएडा सेक्टर 68 पहुंचने में आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। अब अगर बात करें हम सेक्टर 81 यहाँ से और केएमपी पहुंचने में, तो यहाँ से आपको तकरीबन जो टाइम लगेगा वो तकरीबन टाइम लगेगा आपको 5 से 7 मिनट की ड्राइव केएमपी। जी हाँ, सेक्टर 81 से डायरेक्ट जब आप केएमपी पर पहुंचते हैं तो 5 से 7 मिनट की आपको ड्राइव पड़ती है। और केएमपी से आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। जी हाँ, यहाँ पर आपका ये अभी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे चल रहा था। इसके बाद में जब आप परी चौक पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर, तो परी चौक से ये स्टार्ट हो जाता है यमुना एक्सप्रेसवे। तो यानी कि अभी तक आप 2 कनेक्टिविटी समझ गए होंगे, सेक्टर 89 से सेक्टर 68 होते हुए आप यमुना एक्सप्रेसवे पर, और सेक्टर 81 से यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचने में जो आपको टाइम लग रहा है तकरीबन 8 से 12 मिनट का जो टाइम लग रहा है, वो आपको यहाँ पर टाइम लग रहा है मंझावली ब्रिज होते हुए। तो ये 2 मेजर कनेक्टिविटी है जो ग्रेटर फरीदाबाद से आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट करती है। अब तीसरी कनेक्टिविटी, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है सेक्टर 65 सेक्टर 62 का एरिया। ये हुड्डा सेक्टर है। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर कि दिल्ली से आ रहा ये मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेस
कुछ इस तरीके से टर्न कर जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे। यहाँ से आपको फरीदाबाद है, और यहाँ से जब आप जेवर एयरपोर्ट के लिए आते हैं तो ये सीधी कनेक्टिविटी आपको जेवर एयरपोर्ट पहुँचाती है। इसके ऊपर भी रात दिन काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये रोड आपको ऑपरेशनल मिलेगी। क्यों? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि जेवर एयरपोर्ट को पूरे दिल्ली एनसीआर के साथ कनेक्ट करना है, और खास तौर पर कनेक्ट करना है उसको फरीदाबाद के साथ में। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट कह रही है, ये सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में फरीदाबाद वाकई में एक वो शहर है जिस शहर ने आज तक इंडिया की डेवलपमेंट पे एक बेहतरीन योगदान अदा किया है, और भविष्य में भी ये अपना रोल ऐसे ही अदा करता रहेगा। तो ग्रेटर फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद बनने के लिए जेवर एयरपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट से आपको सारी कनेक्टिविटी डायरेक्ट मिल रही है। तो फाइनली अब हम आते हैं उस सेंटर पॉइंट पर, जिस सेंटर पॉइंट ने काफ़ी देर से एक सस्पेंस बनाया हुआ था। हम उस सेंटर पॉइंट के सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और अब शुरू करते हैं। आप इसको जेवर एयरपोर्ट को बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये जेवर एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी है ग्रेटर फरीदाबाद के लिए, ग्रेटर फरीदाबाद के लिए। तो ये है सेक्टर 81, जिसको कि हम सेंटर पॉइंट बोल रहे हैं, बोल ही नहीं रही, ये एक्चुअल में सेंटर पॉइंट है। उसके पीछे रीज़न जो है वो रीज़न ये है कि इसके साथ लगता हुआ है सेक्टर 79, एक कमर्शियल सेक्टर, आसपास की हैपनिंग लोकेशन है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चल रहा है, कनेक्टिविटी स्मूथ है, ये सारे रीजन हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें अब इस पॉइंट के बीच में एक सेंटर पॉइंट की, तो वो सेंटर पॉइंट है सेक्टर 97। सेक्टर 97 को मैं सेंटर पॉइंट क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ सेक्टर है। कनेक्टिविटी सेक्टर 97 की इतनी इजी है कि अगर हम लोग यहाँ से सेक्टर 81 से और सेक्टर 97 के डिस्टेंस की बात करें तो वो हार्डली 3 मिनट का डिस्टेंस है। अब अगर हम इस लोकेशन की बात करें, क्योंकि ये सीधी रोड आपको मंझावली ब्रिज होते हुए सीधा केएमपी के साथ टच कर रही है, तो ये आपको बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी मिल गई। और इस सीधी कनेक्टिविटी के बीच में ये सेक्टर 97 और सेक्टर 97 के बिल्कुल साथ में लगता हुआ सेक्टर 100। ये सेक्टर 100 भी पूरे का पूरा कमर्शियल सेक्टर है। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ इन 15 सेक्टर्स के लिए जब एक ये कमर्शियल सेक्टर है जिसने इतना फुटफॉल ले रखा है, तो इतने सेक्टर्स के लिए जब ये वाला एक कमर्शियल सेक्टर होगा तो ये कितना फुटफॉल देगा। और जहां पर रेजिडेंशियल सेक्टर के साथ में लगता हुआ कमर्शियल सेक्टर होता है, उसके साथ में लगा हुआ रेजिडेंशियल सेक्टर हमेशा ग्रोथ करता है, जैसे कि 81 ने किया। उसी तरीके से भविष्य में सेक्टर 97 भी ऐसी ही ग्रोथ करेगा। जहां पर भी आपको प्लॉट्स, कमर्शियल, ये सब कुछ आपको मिलेगा। रेट्स यहाँ पर भी आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छे होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ और मेरी जो एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको कहूँ तो अगर दिल्ली के अंदर था महारानी बाग, तो ये भविष्य का सेक्टर 97 होगा महाराजा। तो इस सेक्टर 97 की आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और मौके पर जाकर दूंगा, सेक्टर 97 के अंदर खड़े होकर दूंगा कि वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय पर काम हो रहा है वहाँ पे, और भविष्य में यहाँ पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फाइनली हम एक लास्ट शॉट लेते हैं इसके अंदर, और लास्ट शॉट में मैं आपको इन सभी लोकेशंस की एक बार को जेवर एयरपोर्ट से लगने वाली जो लोकेशंस हैं, ये इन सब का मैं आपको एक कंप्लीट रूट समझा देता हूं कि कहां से आपको कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे आप नीचे ये स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे कि आपको यहां से प्रॉपर एक टाइम टेबल हमने दिया हुआ है कि कहां से आपको कितना टाइम लगेगा, तो वो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले लेते हैं महारानी बाग से ग्रेटर फरीदाबाद, यानी कि इस लोकेशन से और यहां तक के लिए आपको पहुंचने में लगेंगे तकरीबन 17 से 18 मिनट। जी हाँ, ये हमारा खुद का कम्यूट किया हुआ टाइम है, जो हमने खुद ट्रैवल किया है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये टाइम आपको लगेगा। इसके बाद करते हैं सेक्टर 81 से सेक्टर 97, यानी कि ये है सेक्टर 81 और यहाँ पर है सेक्टर 97। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का। अब इसके बाद में बात करते हैं ग्रेटर फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा, यानी कि यहाँ से जो आप इस तरीके से होके आप यमुना एक्सप्रेसवे पर आप पहुँचेंगे, इसका जो टाइम लगेगा आपको, ये तकरीबन टाइम लगेगा आपको 15 से 20 मिनट का। ये एक बहुत
इजी कनेक्टिविटी है जो आपको सीधा ग्रेटर फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा के साथ में कनेक्ट कर रही है। इसके बाद में फिर अगली हमारी जो कनेक्टिविटी आती है वो आती है ग्रेटर फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट, यानी कि हम इस लोकेशन से और हम यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि आप यहाँ से मंझावली ब्रिज होते हुए, केएमपी होते हुए, यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये डिस्टेंस टाइम जो लग रहा है ये आपको लग रहा है 15 से 20 मिनट का। इसके अलावा अगर हम इस वाली लोकेशन से भी ग्रेटर फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट आने की बात करें तो ये डिस्टेंस भी आपका 15 से 20 मिनट का ही है। यानी कि एक मल्टी सिटी से आप जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा जो वाकई में आने वाले टाइम के अंदर एक इतिहास रचेगा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस इसके अंदर लग रहा है। अगर हम सेक्टर 89 की बात करें तो सेक्टर 89 से नोएडा सेक्टर 168 तक पहुंचने में आपको लग रहे हैं सिर्फ 5 से 7 मिनट। तो आप खुद देखिए कि ये ग्रेटर फरीदाबाद है जो पहले फरीदाबाद हुआ करता था, फिर ग्रेटर फरीदाबाद हुआ और आज ग्रेटेस्ट फरीदाबाद है। उसके पीछे वजह ये है यहाँ से रास्ते भी जा रहे हैं और यहाँ से सड़क भी जा रही है। बहुत जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा इस नए सेंटर पॉइंट के साथ में, सेक्टर 97 के साथ में। इसकी आपको मैं कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट दूंगा ग्राउंड जीरो से, जहां से मैं आपको सभी नए प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा था तो मेरी टीम ने बोला कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हमें वीडियो को यहीं रोकना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपको सेक्टर 97 की कंप्लीट डिटेल देंगे, क्योंकि सेक्टर 97 वाकई में एक सेंटर पॉइंट है ग्रेटर फरीदाबाद का, जहां से आपको भविष्य में अच्छी खासी एप्रिसिएशन मिलेगी। तो क्या क्या है सेक्टर 97 में, कितनी लैंड है, क्या प्रोजेक्ट है, कितना पार्क का एरिया है, क्या प्लॉट्स के साइजेज हैं, क्या वहाँ पर क्लब का साइजेज है, ये सब कुछ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे उस वीडियो में मिलेगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। बात यह है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या लोकेशन जरूरी है? क्या प्रोजेक्ट जरूरी है? ये तो जरूरी है ही। इससे ज़्यादा जरूरी है कि जिससे आप सलाह ले रहे हैं, जो आपका कंसल्टेंट है, क्या वो प्रोफेशनल है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। एक गांव के अंदर दो भाई थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक भाई का दिमाग थोड़ा तेज चलता था, तो वो वहाँ पर आरपीएम डॉक्टर बन गया। जो बिना पढ़े लिखे गांव के अंदर ऑलरेडी डॉक्टर बन जाते हैं, एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, उसकी वो दुकान चल पड़ी। लोगों का उसके पास आना, अपना इलाज करवाना चल पड़ा और संयोग की बात थी कि लोग ठीक भी होने लग गए। लेकिन उसका जो दूसरा भाई था वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो लोगों ने उससे बोला कि भाई तू डॉक्टर बन गया, अपने इस भाई को भी तू कुछ करवा दे। कहते इसको क्या करवाऊं? कहते एक काम कर, इसको तू जानवरों का डॉक्टर बना दे। तो कहता जानवरों के डॉक्टर के लिए भी तो कुछ पता होना चाहिए। कहता ना, जानवरों के डॉक्टर के लिए बस 4 गोलियां होती हैं, उनमें से कोई भी गोली दे दो, जानवर ठीक हो जाता है। कहता कि अच्छा। उससे वो 4 गोलियां पता कर ली और अपने उस भाई को भी जानवरों का डॉक्टर बना दिया। और संयोग से उस जानवरों के डॉक्टर का काम भी चल पड़ा। आसपास के गाँव से लोग जानवर लेकर आते और अपना जानवर उसको दिखाते, उसके जानवर नॉर्मली ठीक हो जाते। एक दिन एक किसान अपना गधा लेकर आ गया। अब उसने उससे पहले भैंस का और गाय का इलाज तो किया था, कभी गधे का इलाज किया नहीं था, तो उसको समझ नहीं आया। फिर भी उसने उन 4 डिब्बों में से एक गोली निकाली और उस किसान को दे दी कि ये गोली घर जाकर इसको गधे को खिला देना। कहता भाई कैसे खिलाऊं? कहता कुछ नहीं करना, एक पाइप लेना है, उस पाइप में तुझे गोली डालनी है, गधे के मुंह पे लगाना है और फूंक मार देनी है, गधे के पेट में चली जाएगी, तेरा गधा ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही उस किसान को लोग 4 पाइपें डालकर उसके भाई के पास ले आए, जो भाई आरपीएम डॉक्टर था, इंसानों का डॉक्टर था। उसने बोला भाई क्या हो गया? उस किसान के मुंह से बस एक वर्ड निकला, पाइप। कहता भाई तेरे भाई ने बोला था कि ये गोली ले ले, मेरा गधा बीमार था, इसको पाइप में डालियो और गधे के मुंह पर लगा के और फूंक मार दियो, गधे के पेट में गोली चली जाएगी और गधा ठीक हो जाएगा। दिक्कत बस ये हुई कि जब पाइप पर फूंक मारनी थी मेरे को, मेरे से पहले गधे ने फूंक मार दी और वो गोली मेरे पेट में आ गई है और मेरी तबीयत खराब हो गई है। मतलब क्या निकलता है इस बात का कि अगर आपके पास में प्रोफेशनल लोग नहीं हैं तो आपको भी ऐसा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
आपको डॉक्टर चाहिए तो आपको फैमिली डॉक्टर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, सीए चाहिए तो वो प्रोफेशनल चाहिए। यानी कि आपको पढ़े लिखे लोगों की और जिनको उस चीज़ की समझ हो ऐसे लोग चाहिए। प्रॉपर्टी मास्टर के पास में वही प्रोफेशनल टीम है जो आपको बिल्कुल सही गाइड करती है, जो आपको ये बताती है कि कब, कहाँ और किस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ से आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सके। तो आपको भी प्रॉपर्टी मास्टर पर भरोसा करना चाहिए, प्रॉपर्टी मास्टर की कंसल्ट टीम से बात करनी चाहिए जो आपको बिल्कुल सही राय दे। वेट कर रहे हैं हम आपके कॉल का। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करें, हमारी टीम से बात करें। हमारी टीम बिल्कुल तैयार है आपके लिए, चाहे आप मीटिंग करना चाहें, आप साइट विजिट करना चाहें, आप वीडियो कॉल करना चाहें, आप वो सब कर सकते हैं। हमारी टीम से बात कर सकते हैं और हमारी टीम आपको देगी बिल्कुल सही और सटीक राय। विदा लेता हूं आपसे और बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा फिर से सेक्टर 97 की कंप्लीट डिटेल्स लेकर पूरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।